आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए हिस्ट्री के एमसीक्यू डिस्कशन को लेकर आए हैं। तो इतिहास के कुछ सवालों पर इसमें एक एक करके हम नज़र डालेंगे और उनके डिटेल आंसर जानने के साथ साथ में कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आजीवक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध धर्म या फिर शैव संप्रदाय। तो यहां पर बात हो रही है दोस्तों स्तूप की, चैत्य की और किसकी? विहार की। स्तूप की बात हो रही है, चैत्य की हो रही है और विहार की हो रही है। तो स्तूप, चैत्य और विहार ये तीनों संरचनाएं जिनका निर्माण किया गया, ठीक है, वो कौन से धर्म से संबंधित हैं? वो बौद्ध धर्म से संबंधित मानी जाती हैं। अगर स्तूप की बात करें तो स्तूप इस तरीके की एक अर्धगोलाकार संरचना है जिसको चारों ओर से रेलिंग से घेरा जाता है, उसके ऊपर एक छत्र है। तो एक अंडाकार जैसी संरचना जो है वो हमें किसमें मिलती है? स्तूप में मिलती है। तो ऐसा बेसिकली है कि जो स्तूप है, तो स्तूप की अगर बात करें तो स्तूप में क्या है कि रेलिक्स ऑफ बुद्धा, तो बुद्ध के जो अवशेष हैं या बुद्ध के एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो राख है, ठीक है, उनको स्तूपों के नीचे क्या किया गया है? रखा गया है। फिर अगर हम चैत्य की बात करें तो चैत्य बेसिकली ऐसे प्लेसेस हैं, चैत्य ऐसे प्लेसेस हैं जो किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? वर्शिप के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और विहार की बात करें तो विहार में बेसिकली क्या है? विहार का संबंध बेसिकली किससे है कि बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो बौद्ध भिक्षु हैं, तो बौद्ध भिक्षुओं के आवास के लिए, उनके हैबिटेट के लिए, उनके रेजिडेंस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विहारों का प्रयोग किया जाता है। तो बौद्ध धर्म में बौद्ध के रिलिक्स को जहाँ रखा गया वो क्या है? स्तूप है। चैत्य क्या है? जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क पूजा पाठ वगैरह करते हैं। और विहार बेसिकली क्या है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, उनके रहने की जो जगह है, जो उनका आवास है, वो क्या कहलाएगा? विहार कहलाएगा। और ये तीनों चीज़ें एसोसिएटेड किससे हैं? ये तीनों चीज़ें एसोसिएटेड आपकी हैं बौद्ध धर्म से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक देवता इंद्र के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। पहला यहां पर है कि वज्र का देवता, इंद्र को क्या बोला गया? वज्र का देवता। दूसरा है पापियों को दंडित करने वाला देवता, वो देवता जो पापियों को दंड देता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक और वर्षा का देवता। तो यहाँ पे हम देखें तो पहला जो हमें यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है वो है वज्र का देवता। तो इंद्र को वज्र के देवता के नाम से भी संबोधित किया गया है। और दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही नहीं है। चौथा यहाँ पर आपका सही है कि इंद्र को वर्षा के देवता के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो इंद्र का एक नाम और मिलता है, वो क्या है? पुरंदर। इंद्र का एक नाम और मिलता है, वो क्या है? पुरंदर। पुरंदर का मतलब ये है कि जो नॉन आर्यंस हैं, जो गैर आर्य हैं, उनके दुर्गों को ध्वस्त करने वाला। तो पुरंदर का बेसिकली मतलब क्या है कि दुर्गों को नष्ट करने वाला। तो जिसने दुर्गों को क्या किया? नष्ट किया, वो क्या कहलाया? पुरंदर कहलाया। तो वज्र का देवता जो है वो इंद्र से रिलेटेड है, वर्षा का देवता भी इंद्र से रिलेटेड है और पुरंदर जो है वो भी इंद्र से रिलेटेड है। तो यहाँ चूंकि पुरंदर नहीं है, वज्र का देवता है और वर्षा का देवता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका होगा 1 और 4, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगले सवाल पे देखते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। तो एक ग्रंथ है नेति प्रकरण, दूसरा है परिशिष्ट पर्वन, तीसरा है अवदान शतक और चौथा है त्रिशष्ट लक्षण। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जैन ग्रंथ है। इन 4 ग्रंथों के नाम दिए हुए हैं और इन 4 ग्रंथों में पूछ रहा है कि कौन सा ग्रंथ जैन ग्रंथ से संबंधित है। तो बात करें दोस्तों अगर नेति प्रकरण की, तो नेति प्रकरण जो है वो एक जैन ग्रंथ नहीं
बल्कि क्या है, वो एक बौद्ध ग्रंथ है। नीति प्रकरण जैन ग्रंथ नहीं बल्कि क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। परिशिष्ट पर्वन की बात करें तो परिशिष्ट पर्वन जो है ये जैन टेक्स्ट है, ये जैन ग्रंथ है। और परिशिष्ट पर्वन की रचना जो है किसने की दोस्तों, परिशिष्ट पर्वन की रचना जो है वो हेमचंद्र द्वारा रचित है। परिशिष्ट पर्वन जो रचित है किसके द्वारा रचित है, हेमचंद्र के द्वारा रचित है। और इसकी रचना हेमचंद्र के द्वारा कब की गई, 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में हेमचंद्र के द्वारा इसकी रचना की गई। और परिशिष्ट पर्वन में जैन धर्म के जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं जो जैन धर्म के, उनके इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, परिशिष्ट पर्वन से मिलती है। तो परिशिष्ट पर्वन जो है वो किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड है। दोस्तों अवदान शतक की बात करें तो अवदान शतक भी जैन ग्रंथ से रिलेटेड नहीं है, बल्कि अवदान शतक में जातक कथाएं लिखी हुई हैं। ठीक है, क्या लिखी हैं, जातक टेल्स लिखी हुई हैं, जातक कहानियां लिखी हुई हैं। तो जातक कहानियां बेसिकली जो कि बुद्ध के जीवन से एसोसिएटेड है वो। त्रिशष्ट लक्षण की बात करें तो त्रिशष्ट लक्षण जो है यह जैन ग्रंथ धर्म से क्या है, यह एक जैन ग्रंथ है जो कि जैन धर्म से एसोसिएटेड है। त्रिशष्ट लक्षण की बात करें तो त्रिशष्ट लक्षण की जो रचना की, त्रिशष्ट लक्षण की रचना की आचार्य जिनसेन ने, आचार्य जिनसेन ने त्रिशष्ट लक्षण की रचना की ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राष्ट्रकूट वंश के राजा। उस समय क्या, कौन सा काल था, राष्ट्रकूट वंश का शासनकाल था। और राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में अमोघ वर्ष के शासन के समय, अमोघ वर्ष के शासन के समय जो है, ठीक है, जिनसेन ने त्रिशष्ट लक्षण की रचना की। और उसके बाद फिर 9वीं शताब्दी में, इन्होंने यह ग्रंथ पूरा नहीं किया, फिर उसके बाद 9वीं शताब्दी में जिनसेन के शिष्य थे जिनका नाम था गुणभद्र, जिनसेन के शिष्य थे जिनका नाम क्या था, गुणभद्र। गुणभद्र ने फिर त्रिशष्ट लक्षण को क्या किया, पूरा किया। ठीक है, तो यहां पर 4 ऑप्शन हमारे सामने थे। एक था नीति प्रकरण जो कि बौद्ध ग्रंथ है, तो पहला यहां पर हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा परिशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ से रिलेटेड है, 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में हेमचंद्र द्वारा रचित है, जिसमें जो है जैन धर्म के इतिहास, शिक्षकों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था, उन्होंने जब जैन धर्म को स्वीकार किया था, उनके बारे में भी जो है परिशिष्ट पर्वन में जानकारी मिलती है। अवदान शतक जातक कथाएं हैं तो ये सही नहीं है। चौथा यहां पर त्रिशष्ट लक्षण जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, आचार्य जिनसेन द्वारा रचित है ड्यूरिंग द राष्ट्रकूट पीरियड, राष्ट्रकूट शासन के समय, अमोघ वर्ष का शासन काल था और उस समय इन्होंने रचना की। और 9वीं शताब्दी में जिनसेन के शिष्य थे जिनका नाम क्या था, गुणभद्र, उन्होंने इस रचना को क्या किया, पूरा किया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2 और 4, यानी यहाँ हम देखें तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा कि परिशिष्ट पर्वन और त्रिशष्ट लक्षण जो हैं ये दोनों किस ग्रंथ से संबंधित हैं, जैन ग्रंथ से संबंधित हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मौर्य, पिप्पलिवन, विदेह, मिथिला, लिच्छवी, वैशाली, मल्ल, कपिलवस्तु, उपरोक्त में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो यहां पर मौर्य जो है वो पिप्पलिवन, ये सही ढंग से मेल खा रहा है। विदेह मिथिला से करेक्ट रिलेटेड है, ठीक है, मैच्ड है। लिच्छवी वैशाली से करेक्टली मैच है, लेकिन मल्ल कपिल वस्तु से मैच नहीं कर रहा है। मल्ल जो है कपिल वस्तु से मैच नहीं कर रहा है। दोस्तों अगर मल्ल की बात करें, अगर मल्ल की बात करें तो मल्ल की बेसिकली राजधानी जो थी वो क्या थी, पावा और कुशीनगर। मल्ल की राजधानी क्या रही, पावा और कुशीनगर, जिसे कुशीनगर, जिसे कि कुशी नारा भी बोला जाता है। ठीक है, तो पावा और कुशीनगर जो है वो मल्ल की राजधानी थी, बल्कि कपिल वस्तु जो है वो मल्ल से एसोसिएटेड नहीं है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें करेक्ट ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि 4, यानी कि ये जो है यहां से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन हमारा। तो मल्ल की राजधानी बेसिकली क्या रही, पावा और कुशीनगर, जिसे कुशीनारा भी बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी यात्रियों की सूची को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें ये जो ट्रैवलर्स हैं, जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, उनके बारे में है और पूछ रहा है कि कौन सा विदेशी यात्री किस टाइम पीरियड में जो है भारत आया, पहले कौन आया और बाद में कौन आया, उस पे देखते हैं। तो वेन सांग की अगर बात करें तो वेन सांग का जो टाइम पीरियड है वो 602 से 664 ईसा पूर्व है। वो कितना है? 602 से 664 ईसा पूर्व माना जाता है। इत्सिंग की बात करें तो इत्सिंग का टाइम पीरियड है 635 से 713 ईसा पूर्व। 635 से 713 ईसा पूर्व टाइम पीरियड किसका है? इत्सिंग का टाइम पीरियड है। ठीक है, उसके बाद फाहियान की बात करें तो फाहियान का जो टाइम पीरियड है, फाहियान का जो टाइम पीरियड है वो 337 से 422 ईसा पूर्व है। 337 से 422 ईसा पूर्व है। और वही बात करें मेगस्थनीज की तो मेगस्थनीज का टाइम पीरियड है 350 ईसा पूर्व से 290 ईसा पूर्व तक। 350 ईसा पूर्व से 290 ईसा पूर्व तक। तो इस टाइम पीरियड में बेसिकली ये जो विदेशी यात्री हैं उन्होंने भारत में विजिट किया। तो यहां अगर हम देखें टाइम पीरियड के हिसाब से तो पहला हमें मिलता है किसका? मेगस्थनीज का, कि सबसे पहले भारत में कौन आया? मेगस्थनीज आया। मेगस्थनीज के बाद में फिर दूसरा कौन है? मेगस्थनीज के बाद फिर दूसरा है फाहियान। तो मेगस्थनीज के बाद दूसरा कौन दिखता है? फाहियान का विजिट इंडिया में दिखता है। और फाहियान के बाद में फिर दूसरा कौन है? वो है इत्सिंग। और इत्सिंग के बाद में लास्ट में कौन है? वेन सांग। ठीक है, तो ये इस टाइम पीरियड में लोगों ने इंडिया में आकर के क्या किया? विजिट किया। तो यहां पर ये चीज, ये टाइम पीरियड इनका है। तो यहां पहला कौन है? मेगस्थनीज। ठीक है, फिर मेगस्थनीज के बाद कौन है? फाहियान, जो कि 337 से है। और उसके बाद में फिर 602 में कौन मिल रहा है? वेन सांग और फिर इत्सिंग। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या आपका है? करेक्ट ऑप्शन है सी, 4 3 1 2। ठीक है, तो ये यहां पर एक टाइम पीरियड जो है विदेशी यात्रियों का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने सरे पुल की लड़ाई में बाबर को हराया था? अब्दुल्ला उजबेक, शैबानी खान, उबैदुल्ला खान और जानी बेग। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा शैबानी खान। तो शैबानी खान ने बेसिकली शैबानी खान ने बाबर को सरी पुल की लड़ाई में हराया था। कौन सी लड़ाई में हराया था? सरी पुल की लड़ाई में हराया था। तो शैबानी खान ने बेसिकली क्या किया कि 1501 ईस्वी में शैबानी खान ने फरगना पर अधिकार कर लिया। फरगना पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो फरगना बेसिकली क्या है कि बाबर के जो पिता थे जिनका नाम था उमर शेख मिर्जा, तो बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा को फरगना का एक छोटा सा राज्य जो है वो मिला था, जिस पर शैबानी खान ने 1501 में अधिकार कर लिया। और उसके साथ साथ उसने जो है समरकंद पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, और शैबानी खान जो कि क्या था? एक उज्बेक नेता था। शैबानी खान एक उज्बेक नेता था। और शैबानी खान की जब बाबर से सरे पुल में लड़ाई हुई तब उसने वहां पर एक टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिसे क्या बोला गया? तुलगुमा तकनीक बोला गया। तुलगुमा तकनीक बोला गया। और यही तुलगुमा तकनीक का जो इस्तेमाल है पानीपत की लड़ाई में बाबर ने जो है भारत में जब हुई थी तो तुलगुमा टेक्निक का इस्तेमाल जो है इंडिया में किया था बाबर ने। तो शैबानी खान जो है उसने सरे पुल की लड़ाई में किसको हराया? बाबर को हराया था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार ज्यादातर सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? कादरी, नक्शबंदी, सुहरावर्दी या फिर चिश्ती? तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका है सुहरावर्दी। सुहरावर्दी जो है संप्रदाय है, इसका जो प्रसार था वो केवल सिंध तक था, मुल्तान तक था और पंजाब तक था। सिंध, मुल्तान और पंजाब तक ही था। और सुहरावर्दी संप्रदाय की जो स्थापना की थी वह की थी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने। किसने की थी? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। और इस संप्रदाय का जो प्रसार था वो सिंध, मुल्तान और पंजाब तक था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका है करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन चिश्ती संप्रदाय से संबंधित नहीं है? ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया या फिर शेख अब्दुल जिलानी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि शेख अब्दुल जिलानी जो हैं वो चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी के जो तीन हैं, शेख मोइनुद्दीन, बख्तियार काकी, औलिया, ये जो हैं चिश्ती संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, अगला है कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया। उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में, पश्चिमी भारत में। तो उत्तरी भारत में नामपंथियों, सिद्धों और योगियों, तो भक्ति परंपरा का पालन करने वाले भक्तों का बेसिकली यह एक समूह था। इट वाज अ काइंड ऑफ सेक्ट, इट वाज अ काइंड ऑफ ग्रुप, जहां पे भक्ति परंपरा का पालन करने वाले लोग जो है वो उसमें शामिल थे। इन नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने बेसिकली जो धार्मिक कर्मकांड थे, उन धार्मिक कर्मकांडों को, धार्मिक परंपराओं को, इन सब चीजों को क्या किया? इन सब चीजों को सिरे से नकारा। ठीक है, तो उत्तरी भारत में भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने जो है, ठीक है, इसको क्या किया? उत्तरी भारत में लोकप्रिय बनाया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के संबंध में महात्मा गांधी ने हिमालयी भूल करने की बात स्वीकार की थी? रॉलेट एक्ट, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, रॉयल नेवी विद्रोह या विधान परिषदों में प्रवेश। तो बेसिकली रॉलेट सत्याग्रह जब आया तो रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया, जो कि एक राष्ट्रव्यापी, पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, जो कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है वो लाया गया था। लेकिन गांधी ने जब इस आंदोलन को शुरू किया तो गांधी का मेन मोटिव था कि हमें आंदोलन को क्या रखना है? हमें आंदोलन को अहिंसक रखना है। इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके इस आंदोलन को शुरू करने के बाद जो है हिंसा ने एक व्यापक रूप लिया, और उस हिंसा के व्यापक रूप लेने के बाद में गांधी ने ये बोला, गांधी ने आंदोलन को वापस लिया, और आंदोलन को वापस लेने के बाद गांधी ने ये बोला कि यह आंदोलन हमारी हिमालयी भूल है, क्योंकि भारत की जनता जो है वो अभी एक अहिंसक आंदोलन के लिए पूर्ण रूप से प्रशिक्षित या ट्रेंड नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस वाज द रीजन दैट कि गांधी ने जो है उस आंदोलन को, ठीक है, वापस ले लिया था, और उसे जो है क्या बोला? हिमालयी भूल बोला गया था। और यह आंदोलन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यह एक नेशनल लेवल पर स्टार्ट किया गया आंदोलन था। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ए। तो इतने सवालों को हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। आगे आने वाली जो भी वीडियोस होंगे उनमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम लगातार डिस्कस करते रहेंगे। तब तक आप बने रहें हमारे साथ। बाकी अगर आपका कोई फीडबैक है, सजेशंस है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।